I'm just a normal student, but this new UGC rule made me helpless. If I didn't analyze it and tell you all why is it happening and what's wrong in this, what should be reformed in this, what are the other essential things, then you will don't even know that what you are fighting about, what you are fighting for. This is not just for general ST, SC, OBC. It's for the citizens of India. What I am going to tell you about is just about the citizens of India. आप सब भारत के नागरिक हो और आप सबका जानने का हक है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। आपने तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और देखे होंगे जिसमें कहा जा रहा होगा कि भारत में ये एक युद्ध भूमि बन गई है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बैटल फील्ड हो गया है। बट क्या आप ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये ज़रूरी क्यों था, या फिर अगर ज़रूरी भी है तो इसमें क्या चीज़ चेंजेस आने चाहिए कि ये इक्वालिटी को प्रमोट करे, ना कि वन साइडेड मिस यूज़ का एक हथियार बन जाए। क्योंकि कोई भी लॉ आता है तो वो अच्छे के लिए ही आता है, कहीं ना कहीं तो बुराई होगी तभी आ रहा है। बट आखिर वो बुराई हुई कहाँ से, क्या शुरुआत हुई और क्यों हुआ, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसा कि कल 26 जनवरी को सारा नेशन रिपब्लिक डे मना रहा था, तभी बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस लॉ को ब्लैक लॉ बोल रहे थे। ये इतना सीरियस है कि हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के, अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपनी पोस्ट से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो यूजीसी का न्यू प्रमोशन ऑफ एक्यूटी रेगुलेशन 2026 एक्ट है, ये सिर्फ फेयर है ऐसे नहीं, एक बैटल फील्ड बना देगा हमारे एजुकेशन सिस्टम को। ये सिर्फ फेयरनेस की बात नहीं, इसमें कई बार एफआईआर भी मैंडेटरी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वाई द क्लॉज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फॉल्स केसेस। अगर कोई फॉल्स केस करता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्यों चीज़ों को हटा दिया गया उस क्लॉज को। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने आपके खिलाफ़ फॉल्स केस किया है तो आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, अगर आप साबित कर देते हो कि वो केस उसने जो किया है वो फॉल्स है। बट वो क्लॉज क्यों हटा दिया गया, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। अब अगर बात करते हैं कि है क्या ये, तो ये एक हमारा एक्ट है जिसमें कि जो 2012 के फ्रेमवर्क्स थे, जिसमें कि हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, उसको हटा करके अब सीधे के सीधे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। पहले चीज़ों को बताया जा रहा था, गाइडलाइंस दी जा रही थी कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए यूजीसी की तरफ से, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रोफेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए इसमें इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए गए, इक्विटी स्क्वाड्स का निर्माण किया गया है और इक्विटी एम्बेसडर्स बनाए गए हैं, ताकि कोई भी जो बायस्ड डिसीजंस होते थे वो ना हो। पर अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नेसेसरी क्यों था। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो न्यू यूजीसी रूल था ये बना कैसे। सबसे पहली चीज़, हम अगर कोर में जाए इसकी ज़रूरत क्या थी। ये बना इसलिए क्योंकि दो ट्रैजिक केसेस हुए थे, रोहित वेमुला केस और पायल तड़वी केस 2019 में। रोहित वेमुला केस, ये 26 साल के पीएचडी स्कॉलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हैदराबाद में। इन्होंने सुसाइड कर लिया कई कारणों की वजह से, जिसको कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा जाता है एक्टिविस्ट की तरफ से। ये क्लैश स्टार्ट कैसे हुआ, ये क्लैश स्टार्ट हुआ अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसमें रोहित पाठ थे, और एक ABVP जो कि एक स्टूडेंट विंग है बीजेपी का, जिसने अक्यूज़ किया था रोहित और उनके जो 4 दलित स्टूडेंट्स थे कि उन्होंने असॉल्ट किया है। जबकि पहले जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इसमें कोई भी स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है, फिर भी ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर दे वर सस्पेंडेड। जो फेलोशिप थी रोहित की वो भी बैन हो गई थी, और जनवरी 17
2016 में रोहित ने सुसाइड कर लिया। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी ये भी लिखा कि माई बर्थ इज़ माई फेटल एक्सीडेंट। द वैल्यू ऑफ मैन वॉज रिड्यूस्ड टू हिज इमीडिएट आइडेंटिटी एंड नियरेस्ट पॉसिबिलिटी। अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हैं तो बस यही है कि जो मेरा जन्म है वही सबसे बड़ी गलती है। एक व्यक्ति का जो आइडेंटिटी है, ना कि उसका करियर आइडेंटिटी, जो इमीडिएट आइडेंटिटी है जिसमें वो जन्मा है, सीधे उसके बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। ये पहला केस। दूसरा केस पायल तडवी का, डॉक्टर पायल तडवी। ये भी एक 26 साल की रेसिडेंट डॉक्टर थी जिन्होंने अपना पीजी परस्यू कर रही थी BYL नायर हॉस्पिटल मुंबई। यहाँ पे ये गायनकोलॉजी का अपना पीजी का में करियर परस्यू कर रही थी। ये तड़वी भील कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जो कि एक ST ट्राइब है। पायल को एलिजिडली जो टॉर्मेंटेशन था, टॉर्मेंट कर रहे थे इनके 3 सीनियर्स जो सीनियर डॉक्टर थे, हेमा आहूजा, भक्ति मेहरा एंड अंकिता खंडेलवाल। इनको मॉक किया जा रहा था कि इन्होंने जो एडमिशन मिला है वो कोटा के थ्रू मिला है। ह्यूमिलिएट किया जा रहा था इनके पेशेंट्स के सामने। कई बार इनको हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर होता है, जो कि एक डॉक्टर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे एक टीचर को पढ़ाना उसी तरीके से डॉक्टर को ऑपरेशन, ये उसकी नींव है। अगर आप वही उससे छीन लोगे तो वो डॉक्टर डॉक्टर ही नहीं रहेगा। जो ट्रेनिंग्स थी वो उनको नहीं करने दे रहे थे ये सीनियर्स। और 22 मई 2019 को जब उनके सीनियर्स ने उनको स्कोल्ड किया अदर स्टाफ्स के सामने, तो उन्होंने अपनी जान दे दी पायल ने। इसमें बहुत सारे उन्होंने टॉर्मेंटेशन किए थे अलग अलग तरीके से। पायल को उन्होंने कई बार, डॉक्टर पायल को उन्होंने कई बार उनके ट्राइब, उनकी कम्युनिटी और उनके लुक्स एंड हाइजीनिटी की बेसिस पे भी टॉर्मेंट किया। बहुत सारी चीज़ें थी और इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया डॉक्टर पायल ने। ये भी एक केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट ये दोनों बहुत केस उभर के आते हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें कौन ज़्यादा जिम्मेदार है? इसमें पायल जिम्मेदार है, या फिर वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जिम्मेदार हैं, या फिर वो जो स्टूडेंट विंग, जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग था, वो जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इसमें ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है हमारे इंस्टीट्यूशंस की। अगर आपने एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बनाए हैं, एंटी रैगिंग फॉर्म्स बनाए हैं, तो वो फॉर्म्स कर क्या रहे हैं? वो रैगिंग को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मैं पूछता हूँ, क्या वजह है कि वो नहीं रोक पा रहे हैं? दूसरी चीज़, अगर उन्होंने नहीं किया चलिए, बट आफ्टर द सुसाइड ऑफ अ पर्सन, क्या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना कमज़ोर हो गया है आज कि 6 साल आज होने जा रहे हैं पर आज भी पायल तडवी को इंसाफ नहीं मिला? 2020 में जो तीनों डॉक्टर थे उनको अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करने के लिए बेल आउट कर दिया गया। क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो है, और है तो क्यों है? एंड जो लास्ट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो पुलिस और जेल जाने का प्रावधान है, जो एक्ट है, रूल है इसमें बनाया गया है, उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसमें एक मैंडेटरी पुलिस रेफरल है, जिसमें कि अगर जो कंप्लेंट फाइल की गई है और इक्विटी कमिटी इसमें फाइंड करती है कि इसमें एक भी एविडेंस मिला कि ये क्रिमिनल एक्ट है, तो हाँ, आपको जेल भेजा जाएगा। और जेल में जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी वो BNS और ST/SC एक्ट के तहत रजिस्टर होगी, भारतीय न्याय संहिता। और इसकी वजह से ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस या फिर अरेस्ट बन जाता है। इसमें कॉलेज एक्ट नहीं कर सकता। कॉलेज को सीधे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा और उसे बुलाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, इसमें क्यों ये चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं? क्यों 1 महीने 15 दिन हफ्ते भर में चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पायल तडवी के केस में 6 साल लग गए, तो ऐसा ना हो किसी आगे के स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए। बट इस लॉ में क्या गलत है? सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी खामी कि फॉल्स कंप्लेंट का क्लॉज क्यों हटा दिया गया है? क्यों? इसमें
जो इक्विटी कमेटी बनी है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी सबके मेंबर हैं, पर ऐसा क्यों नहीं है कि उसमें जनरल कैटेगरी का मेंबर है कोई भी? अगर हम बात करें कि अगर जो भी एस टी एस सी कैटेगरी पीडब्ल्यू के मेंबर्स हैं वो अगर उन नफ़रत करते होंगे तो अब क्या कर सकता है बच्चा? बच्चा क्या कर पाएगा? वो तो गया अब जेल में। तो इनके खिलाफ अगर कंप्लेंट एक गलत फाइल होती है तो ये चीज़ से कौन बचाएगा? इफ़ देयर शुड बी पनिशमेंट, देयर शुड बी रिवॉर्ड। अगर चीज़ों को इस तरीके से नहीं किया जाएगा तो चीज़ें गलत होंगी, उन लॉज का गलत यूज़ होगा। ये जो लॉ है इसमें कहा गया है डिस्क्रिमिनेशन एनीथिंग दैट इम्पेयर्स डिग्निटी, जो कि डिग्निटी को आपके हार्मफुल करता है। अगर एक टीचर ने एक स्टूडेंट को बैड ग्रेड्स दिए हैं, ग्रेड्स उसके अच्छे नहीं आए, तो क्या वो उसकी डिग्निटी को हार्म करना हुआ? या फिर एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है जो कि क्रिमिनल केस में तब्दील हो गया? आखिर ये डेफिनेशन है क्या? इम्पेयर्स द डिग्निटी, कौन सी डिग्निटी को हार्म किया जा रहा है? ये उनकी सोसाइटियल डिग्निटी है या फिर क्या चीज़? इसका एक करेक्ट डेफिनेशन चाहिए, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। लास्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर जो कमिटी है उसने गलत रूलिंग पास की तो उस कमिटी को क्या पनिशमेंट मिलेगी उसके बाद? क्योंकि जिस बच्चे के खिलाफ उन्होंने गलत चीज़ें पास की हैं वो तो जेल गया है, तो क्या उन्हें भी जेल भेजा जाएगा जिन्होंने इन चीज़ों को गलत तरीके से किया है? या फिर क्या होगा? अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर है तो क्या उसे सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं आप सबसे पूछता हूँ कि ये जो फॉल्स कंप्लेंट का क्लॉज़ है इसे वापस लाना चाहिए या नहीं? क्या आप अपने कैंपस में ये जो न्यू रूल्स हैं इनको देखते हुए सेफ फील करेंगे या नहीं? क्या ये एक मैसिव शिफ्ट हो सकता है? ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए और मैं आप सबके कमेंट्स चाहता हूँ। एंड डू शेयर दिस वीडियो, सिंस मैंने हर जगह देखा कोई भी इन चीज़ों पे बात कर ही नहीं रहा। वाई? मैं कहता हूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है तो एस टी एस सी रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। यू शुड एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम इट्स कोर, नॉट फ्रॉम जस्ट वन पर्सपेक्टिव। अगर एस टी एस सी के साथ गलत हो रहा है तो जनरल के साथ भी गलत हो रहा है। अगर इसमें जनरल जाएगा तो एस टी एस सी भी जाएगा। ये एक दरार पैदा कर देगा हमारे सोसाइटी में। जिस चीज़ को ब्रिज करने की कोशिश की जा रही थी वो और ज़्यादा दूरियां पैदा कर देगी। रैदर देन ये सारी चीज़ें हो, इन चीज़ों में रिफॉर्म्स आने चाहिए और ये ज़रूरी है, ये मेरा मत है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।